नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज संडे और संडे में आपको पता हम इस पीडी पब्लिकेशन के बुक के 50 एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं। और ये बात करें, अभी हम 17वां पार्ट कर रहे हैं, यानी कि 17 वीडियो में हमने 50 क्वेश्चंस करके कर दिए हैं। और जब तक आपका बुक कंप्लीट नहीं हो जाता या फिर जब तक आपका रेलवे का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ये सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी। इसलिए आपको रेगुलर आना है, रेगुलर आपको डेली जो वीडियो चलती है उसको देखना है। संडे में आपकी इस पीडी पब्लिकेशन की क्लासेस चलते हैं। अब किसी से भी पूछते हो सर साइंस के लिए कहाँ से पढ़ें, तो ज़्यादातर जो डिमांड आती है कि इस पीडी बुक को एक बार जरूर कंप्लीट कर लेना। तो इस पीडी को तो हम अलग कर रहे हैं, साथ में आपका रेगुलर में जो रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक है उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें बायोलॉजी को हम 20 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। 50% बायोलॉजी कवर हो गया है, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जाके देख सकते हैं। फिजिक्स की बात करें 5 वीडियो फिजिक्स में आपको मिल चुका है। फिजिक्स की बात करें 27 से 28 वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आशा है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल का आइकन क्लिक कर लीजिएगा, जिससे सारे वीडियो जो भी अपलोड होते हैं उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ये वीडियो की बात करें एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर जो आप अपनी तैयारी को बूस्टअप करना चाहते हैं तो हमारे बनाए गए खुद हैंड रिटन पीडीएफ ले सकते हैं। एक तो स्टैटिक जीके का पीडीएफ है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रेलवे एग्जाम में स्टैटिक जीके का। और बात करें करंट अफेयर्स का पीडीएफ है, इसको भी ले सकते हैं। और यहाँ पे जनरल साइंस की पीडीएफ है, इसको भी ले सकते हैं। तीनों की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाइए बिना किसी सोचे समझे आप ले सकते हैं, बहुत फायदा आपको होने वाला है। ठीक, अब बात कर लेते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप को। अगर जो आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसी में आपको सारे वीडियोज के पीडीएफ और भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ और आपको जो वीडियोज होते हैं उसके लिंक आपको मिलते हैं। तो टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, या फिर डायरेक्ट आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं एग्जाम गुरु सुधीर। ठीक, बात करें अभी हमारे लगभग 9000 फॉलोअर्स हैं, तो वही वाला ग्रुप आपको ज्वाइन करना है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आज के वीडियो के कट ऑफ की बात करें तो आज के वीडियो का कट ऑफ है 42, यानी कि 42 से ज्यादा जो भी बच्चा करेगा उसकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था चार्ल्स डार्विन ने। किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि संडे है, एमसीक्यू टाइप में करते हैं और आज ये एक प्रकार का टेस्ट होता है आपका। ठीक, नेक्स्ट बात करें हमारा प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की बात करें क्या होता है? जो सजीव कोशिकाएं होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनके द्वारा जो सूर्य की दिन में कह सकते हैं, दिन के समय सूर्य का प्रकाश आता है, तो दिन के समय में कह सकते हैं रासायनिक ऊर्जा, यानी कि सूर्य से जो प्रकाशिक ऊर्जा आती है उसको किस में परिवर्तित कर देते हैं? वो रासायनिक ऊर्जा को, ठीक है, प्रकाशिक ऊर्जा को वो परिवर्तित करते हैं रासायनिक ऊर्जा को। इसी प्रक्रिया को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। तो ये प्रक्रम कब होता है? तो केवल दिन में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या करते हैं ये जो सूर्य होता है उससे क्रिया करके प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और जो वातावरण में उपस्थित CO2 होता है उसको लेते हैं, भूमि से जल को ले लेते हैं, उसको लेके कार्बोहाइड्रेट यानी कि अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। कौन? पौधे। और बात करें ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बनते हैं। एक तो फ्लोएम बनता है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं जो रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक थी। एक तो जाइलम होता है, ठीक है, जाइलम। तो फ्लोएम का काम क्या होता है? फ्लोएम, आप फ्लोएम भूल जाइए, आप जाइलम को देखिए। जाइलम से जल निकल के आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जाइलम का कार्य क्या होता है? जो जल होता है, जो लवण होती है जमीन में, खनिज लवण होता है, उसको क्या करता है? जड़ से उसको पौधों में ऊपर तक पहुंचाने का काम करता है। कौन? जाइलम। ठीक है, अब बात करें फ्लोएम का काम क्या होता है? आपको बताया मैंने, फोटोसिंथेसिस होता है, इसकी प्रक्रिया में भोजन बनता है। जब भोजन बन जाता है, तो भोजन बन जाता है तो उसको पेड़ के अंदर या जड़ों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? फ्लोएम करता है। यानी कि जो फ्लोएम होता है वो भोजन का संवहन करता है, इधर उधर ट्रांसफर करता है, और जाइलम जो होता है जल का परिवहन करता है। तो ये तो अलग बात हो गई, लेकिन यहाँ इसका आंसर क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में। आगे चले, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? आपने देखा होगा पत्तियों में, जो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र में से पानी की बूंदें लगी होती हैं। आप कहते हो कि पत्तियों पे पानी की बूंदें कहाँ गई? तो वास्तव में बात करें, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। और इन्हीं से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। तो किस में होती है? पत्तियों में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो अफीम की बात करें, ये पौधों के फूल से प्राप्त किया जाता है। किससे? फूल से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट बात करें, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, तो तारपीन के तेल की बात करें हमेशा ध्यान रखिएगा चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। देखो एक तरीके से हम कुछ चीज़ों को कर रहे हैं, चाहे आपका ये संडे की क्लास हो, चाहे आपका डेली का क्लास हो, एक इसलिए सारे क्लासेस इंपॉर्टेंट है। अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? आपको भी पता है एग्जाम होना है, भले 1 महीना लेट हो जाए लेकिन एग्जाम होगा। ठीक, आगे चलें। नेक्स्ट है, प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है, शेयर कर दीजिएगा वीडियो का। तो प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत किसमें पाया जाता है? ध्यान के ऑप्शन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे सोयाबीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है सोयाबीन में। नेक्स्ट, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष की बात करें तो इसके हिसाब से सिकोया आपका सबसे लंबा जीवित वृक्ष हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, सबसे बड़ा बीजांड होता है। सबसे बड़ा बीजांड की बात करें, सबसे बड़ा अंडाणु की बात करें, सबसे बड़े शुक्राणु की बात करें तो हमेशा ध्यान रखिएगा क्या आंसर होगा? साइकस इसका राइट आंसर होगा। साइकस से एक और चीज मुझे याद आ रहा है, तो आप घरों में व्रत होती है महिलाएं तो क्या खाती हैं? साबूदाना। ठीक, साबूदाना खाती है ना, तो यहाँ पे जो साइकस का वृक्ष होता है, ठीक, साइकस का जो वृक्ष होता है उसके तनों से क्या होता है? उसके तनों के मंड से, ठीक है, तनों के मंड से क्या निकाला जाता है? यहाँ पे तनों के तनों से मंड निकालकर इसमें क्या निर्माण किया जाता है? इसके साबूदाने का। ठीक है, तो जो साबूदाने का निर्माण होता है वो साइकस के वृक्ष के तने से मंड निकालकर होता है, और यहाँ पे सबसे बड़ा बीजांड भी आपका साइकस के वृक्ष का होता है। ठीक, आगे चले, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है आपका नई दिल्ली में आपका भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? जन्मदाता कौन माने जाते हैं? देखो यहाँ पे बात करें वास्तव में तो वह जो शुरुआत करने का श्रेय जाता है भारत में हरित क्रांति का, वो जाता है वर्गीज कुरियन को, श्रेय जाता है यहाँ पे नॉर्मन बोरलॉग को। लेकिन जो माना जाता है जन्मदाता की बात करें वो MS स्वामीनाथन को माना जाता है, लेकिन शुरुआत करने का श्रेय जाता है वर्गीज नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। वर्गीज कुरियन की बात करें, बार बार मेरे दिमाग में वर्गीज कुरियन आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ वर्गीज कुरियन। दूध के क्षेत्र में यानी कि श्वेत क्रांति में इनका योगदान अमूल्य है, वर्गीज कुरियन। ठीक है, तो हरित क्रांति के जन्मदाता भारत में कौन है? MS स्वामीनाथन। भारत की बात हो रही तो MS स्वामीनाथन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करें, प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक। इस क्वेश्चन को मैंने अच्छे से डिस्कस किया था, इसमें बताया था, मुझे याद नहीं है लेकिन मैं लगभग इसी महीने मैंने ये क्वेश्चन आया था तो उसमें पूरा डिस्कस किया था क्यों हरित क्रांति की आवश्यकता पड़ी, MS स्वामीनाथन ने क्या किया, और बात करें नॉर्मन बोरलॉग ने क्या किया, पूरा डिस्कस किया था। जो लोग जुड़े हैं वो जानते होंगे। नेक्स्ट बात करें, प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक हैं, तो प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक माने जाते हैं MS रंधावा। गुरु रंधावा की बात नहीं है, MS रंधावा प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक माने जाते हैं। ठीक, आप तो गुरु रंधावा को जानते होंगे, खैर कोई नहीं। भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया जाता है। भारत में फसल के प्रकार को किस हिसाब से निर्धारित किया जाता है? तो वर्षा के परिमाण द्वारा और तापक्रम के द्वारा। वर्षा के परिमाण और तापक्रम के द्वारा भारत में फसलों को निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 13, रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने डिस्कस किया है। तो क्या बोलते हैं? जीरोफाइट्स। जो नागफनी होती है, आपको पता है रेगिस्तान में जो पौधे उगते हैं अधिकतर जो होते हैं कांटों वाले होते हैं। कैसे होते हैं? कांटेदार पौधे होते हैं, उन्हें में ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती और उन्हें कहते हैं हम जीरोफाइट्स, ऑप्शन नंबर बी। नागफनी हो गया, कैक्टस हो गया, ये सारे आपके जीरोफाइट्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 14, भारत में फूलों की अधिकतम किस्में पाई जाती हैं? किस राज्य में भारत की में फूलों की अधिकतम किस्में पाई जाती है? तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पहले उत्तरांचल था लेकिन अभी उत्तराखंड है। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 15, खरीफ का मौसम कब होता है? तो खरीफ के मौसम की बात करें तो ध्यान रखिएगा जून से सितंबर आपका ये होता है आपका खरीफ का मौसम। जून से सितंबर आपका होता है खरीफ का मौसम। और खरीफ के मौसम की फसलों की बात करें, आपका धान आपका खरीफ के खरीफ के मौसम का फसल है। धान के अलावा मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, ये सारे खरीफ के मौसम के फसल है। अगर जो आपका रबी की फसल की बात करें, रबी की फसल कब होती है? तो अक्टूबर में बोई जाती है, मार्च में काट ली जाती है रबी की फसल। रबी की फसल में गेहूं, जौ, चना, मसूर ये सारे आ जाते हैं। और आपसे पूछे जायद की फसल, तो जायद की फसल की बात करें जब गर्मी आपकी पड़ती है, ठीक है, मार्च अप्रैल में बोई जाती है जायद की फसल। और इसमें आपका तरबूज आ जाता है, ककड़ी आ जाता है, खीरा आ जाता है, ये जायद की फसल के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा खरीफ का मौसम कब होता है? तो जून सितंबर में होता है। ठीक है, जून से सितंबर तक। आगे बात करें, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका थाईलैंड है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान की बात करें, ये आपका है कानपुर में। कहाँ पे है? कानपुर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, झूम खेती प्रचलित है। तो झूम खेती की बात करें, ये आपका किस क्षेत्र में प्रचलित है? आसाम क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी, आसाम क्षेत्र में झूम खेती प्रचलित है। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 है, सिनकोना पौधे के किस भाग में कुनैन प्राप्त किया जाता है? सिनकोना आपको पता होगा, सिनकोना के पौधों से कुनैन प्राप्त किया जाता है, लेकिन किस भाग से? तो ध्यान रखिएगा, तने की छाल से। तने की छाल से आपका जो होता है कुनैन प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 20, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो पौधे, जब भी पूछे आपसे पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो ये ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। किस रूप में? नाइट्रेट के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं। पूर्ण पुष्प में पाया जाता है। तो पूर्ण पुष्प में बात करें, पाया जाता है सभी चारों चक्र। क्या पाया जाता है? सभी चारों चक्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, फूल गोभी का खाने योग्य भाग होता है। तो फूल गोभी का जो खाने योग्य भाग होता है वो कौन सा होता है? ये आपका होता है पुष्पक्रम। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसका खाने योग्य भाग कौन सा होता है? ठीक। नेक्स्ट, नारियल का फल होता है। तो नारियल के फल की बात करें, जब भी आपसे पूछे नारियल का फल क्या होता है, तो डूबी होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 24, विश्व वन दिवस की बात हो रही है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च, ध्यान रखिएगा, इसके 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। 25 की बात करें, पौधों के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट कौन सा होता है? तो पौधों के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट होता है आपका, कौन होता है? एफिड। सबसे छोटे कीट की बात हो रही है, एफिड होता है। ठीक, एफिड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करें, सबसे बड़ा पुष्प होता है। दो क्वेश्चन है, सबसे बड़ा पुष्प और सबसे छोटा पुष्प। सबसे छोटा पुष्प की बात करें तो उल्फिया होता है, उल्फिया। सबसे बड़े पुष्प की बात करें, रेफ्लेसिया होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करें, चाय में लाल कीट का कारण है। लाल कीट, तो लाल कीट का कारण एक प्रकार का रोग हम कह सकते हैं, तो इसका कारण होता है हरी शैवाल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 28, किसमें बीज नहीं बनते? किसमें बीज नहीं बनते? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फर्न में बीज नहीं बनते। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 29 की, नींबू में कैंकर रोग होता है। तो रोग बहुत इंपॉर्टेंट है, रोग के बारे में बात करें, खैरा रोग हो, लाल सड़ंग रोग हो, ठीक है, तो नींबू में एक प्रकार का उसी प्रकार से कैंकर रोग होता है। किसके कारण होता है? तो ये होता है जीवाणु के से, ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु से नींबू में कैंकर रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, मटर में मार्स रोग का कारण क्या है? तो मटर में मार्स रोग की बात करें, किसके कारण होता है मटर में मार्स रोग? तो ये होता है आपका मैग्नीज की कमी के कारण। किसके कारण? मैग्नीज की कमी के कारण, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 31, भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो भारत की बात करें जब भी, तो सेकंड स्थान है। पहले स्थान पर कौन है? चाइना। तो चाइना गेहूं उत्पादन में पहले स्थान पर है, भारत सेकंड स्थान पर है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और गेहूं का साइंटिफिक नेम भी पूछा जाता है, तो टिटिकम सताइवम, टिटिकम अस्ताइवम, ये होता है गेहूं का साइंटिफिक नेम, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल है? तो काजू, सेब, नाशपाती, तीनों आपके असत्य फल है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, तीनों यानी कि सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन सी है? नकदी फसल की बात हो रही है, तो इसमें तंबाकू आपका एक प्रकार का नकदी फसल है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक होती है? देखो सोयाबीन होता तो सोयाबीन लगा देते हैं, लेकिन सोयाबीन के बाद मूंगफली का ऑप्शन आ जाता है, ऑप्शन नंबर सी। मूंगफली में प्रोटीन सब सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? तो यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है वो आपका एमाइड के रूप में होता है। किस रूप में? एमाइड के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे चले, मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। एक तरीके से रिवीजन कर रहे हैं हम, ठीक है, आप बहुत पढ़ चुके होंगे। हम रिवीजन कर रहे हैं, एक प्रकार से टेस्ट आपका ले रहे हैं। आप मुझे अपना जो भी स्कोर आएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, किस देश से हुई थी, इसको ध्यान रखिएगा, चाइना से हुई थी। कहाँ से? चाइना, यानी कि चीन से हुई थी सोयाबीन की उत्पत्ति, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा था? तो हरित क्रांति के बारे में हमने देखा, किसको आपका जनक माना जाता है भारत में? एम एस स्वामीनाथन। और हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा था? तो ध्यान रखिएगा, इसमें गेहूं का उत्पादन बढ़ा था, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, निम्न में से कौन सा प्रोटीन का उत्तम स्रोत है? खैर इसमें सोयाबीन, मूंगफली दोनों है, तो हम सोयाबीन पे इस पे जाएंगे। सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, सर्वाधिक प्रोटीन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा।
39 की बात कर लेते हैं, भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य की बात करें तो यहाँ पे महाराष्ट्र, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है। रबड़ उत्पादक राज्य की बात करें, हमने देश के बारे में देखा तो थाईलैंड आया था। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य की बात करें तो केरल है, ऑप्शन नंबर ए केरल। 41 की बात कर लेते हैं, क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा है। तो क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन की बात करें तो पायरेट्स, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, रेड डॉट रोग। रेड डॉट रोग किस फसल में होता है। तो यहाँ पे मैं रोग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जितना मुझे याद है अभी। तो खैरा रोग की बात कर लेते हैं, खैरा रोग पूछा जाता है तो आपका धान का रोग है, ठीक है। धान में होने वाले रोग को खैरा रोग बोलते हैं। गन्ने के लिए रेड डॉट रोग यानी कि लाल सड़न रोग, लाल सड़न रोग गन्ने में होता है। अर्गट रोग होता है, अर्गट रोग किस में होता है। अर्गट रोग की बात करें ये आपका बाजरा में होता है, ठीक। और देखें नींबू के बारे में, इसी वीडियो में देखा नींबू के बारे में क्या बताया था मैंने, कैंकर रोग। कैंकर रोग किस में होता है, नींबू में। और हमने देखा यहाँ पे टिक्का रोग देख लेते हैं, बहुत पूछा जाता है। टिक्का रोग ये आपका होता है मूंगफली में, टिक्का रोग होता है मूंगफली में। और आपसे पूछा जाता है श्वेत फफोला रोग, श्वेत फफोला रोग, फफोला रोग ये किस में होता है, ये आपका सरसों में होता है। तो इतना याद रखिएगा, ठीक है। आम का भी याद रखिएगा, आम का कोयलिया रोग होता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, रोग विभिन्न। तो यहाँ पे रेड राट रोग यानी कि लाल सड़न रोग, तो ये आपका किस में होता है, गन्ना में होता है, ऑप्शन नंबर ए। 43 की बात करें, भारत में निम्नलिखित किस फसल का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। किस फसल का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है, तो ये हो जाएगा धान का, ऑप्शन नंबर सी, ठीक, धान का। आगे चले, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। इसके बारे में हमने कई बार डिस्कस किया, ये आपका लखनऊ में है। कहाँ पे है, लखनऊ में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया जाने वाला अनाज कौन सा था। तो मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया जाने वाला अनाज जो था वो था गेहूँ, ऑप्शन नंबर डी। 46 की बात करें, संसार में सबसे अधिक तिल का उत्पादन, संसार में सबसे अधिक तिल का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। तो ये है आपका भारत, तिल का उत्पादन। नेक्स्ट बात करें 47, निम्नलिखित में से कौन केसर का उत्तम स्रोत नहीं है। कौन केसर का उत्तम स्रोत नहीं है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कैरोटीन। कैरोटीन तो ये तो अलग हो जाएगा। देखो कैरोटीन की बात करें, ये आपका गाजर का लाल रंग जो होता है उसका कार्ड होता है कैरोटीन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। दूध में पीला रंग किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है, केसीन के कारण होता है, ठीक है। ये सारे ध्यान रखिएगा, जो भी मेरे मन में आता है मैं बोलता जाता हूँ, और जो निकलता है ना वो इंपॉर्टेंट होता है, इसको लिख लिया कीजिए। निम्नलिखित में से श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। हमने वर्गीज कुरियन के बारे में आपसे बोला था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है, तो ध्यान रखिएगा जमुनापारी। जमुनापारी, खैर ये सारे एग्जाम वाले क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी बुक में दिया था तो हम कर रहे हैं, ठीक है, क्या पता पूछ ले। तो सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है जमुनापारी। और मुर्रा किस पालतू प्राणी की नस्ल है, मुर्रा किस पालतू प्राणी की नस्ल है, तो मुर्रा एक प्रकार की भैंस की नस्ल, ऑप्शन नंबर बी। तो कैसा लगा ये सेशन, अच्छा लगा, सारे क्वेश्चन अच्छे थे वैसे। और कोशिश करते हैं कि मैं जो भी क्वेश्चन है, जो भी बुक्स हैं, सब आपको कवर करा दूंगा एग्जाम से पहले तक। खैर आप सक्सेस पाओगे 100%, मैं कहता हूँ आप क्लियर करोगे एग्जाम, अगर जो मेरे साथ शुरू से अंत तक बने हो। और एक और रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर भी करते रहो, जितना हो सके लाइक करो, कमेंट्स करो, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले, मुझे भी कॉन्फिडेंस मिले, और भी अच्छा सीरीज मैं स्टार्ट करूँ। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।